हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप 1 बाय 1 सारे रूल और उनके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेली बेसिस पर आप हमसे पढ़ाई प्राप्त करेंगे। ठीक, आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। आपकी वो ऑफलाइन पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई जो आपकी हसरत होती है कि आप क्लासरूम पढ़ाई पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो 1 बाय 1 चाहिए, एक तरफ से चाहिए। सारे रूल, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराए जाएं, आप उनको तब सीखिए। बिल्कुल वैसा आपको इस ऑनलाइन नेटवर्क पर लाकर हम देंगे। आपको 1 बाय 1 सारे रूल, रेगुलेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। तो अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। लेकिन आप क्लासरूम पढ़ाई चाहते हैं ना, ऑफलाइन पढ़ाई चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा काम करना होगा। काम ये करना होगा, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का, बहुत मिनिमम शुल्क का भुगतान करेंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से कराई जाएगी रेगुलर बेस पर। बच्चों, जनरली क्या होता है, ये इनकम टैक्स आप सीए तक में आपको इनकम टैक्स मिलेगा। आप नेट का एग्ज़ाम देने जाइए, सीए करने जाइए, एमबीए, हर जगह आपको ये इनकम टैक्स मिलना है। और आपको मैं इतनी मिनिमम फीस में बताऊंगा, इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा 1 बाय 1 कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आप यही इतनी इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आप आगे जाइएगा तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करेंगे। जी हाँ, एक सब्जेक्ट का इतना पैसा। और वही इनकम टैक्स मैं आपको चंद रुपयों में पढ़ा दूंगा, 2000, 3000 में। मतलब ये आप ये हमसे मंथली बेस पर पढ़ सकते हो रेगुलर तरीके से। और आप हमसे अन्य सब्जेक्ट, इनकम टैक्स के साथ अदर सब्जेक्ट भी पा सकते हो अगर आप हमसे रेगुलर क्लास लेते हो तो। आपको पूरा एक तरफ से इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, और आप चाहो तो आप हमसे केवल इनकम टैक्स की भी क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये तो थी आपके काम की बात। और आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स। बीकॉम 3rd ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स आया है। अभी तक ये बीकॉम पार्ट 2 में होता था, अब ये बीकॉम पार्ट 3 में है। इलाहाबाद स्टेट में और छत्रपति साहू जी महाराज में बीकॉम 2nd ईयर में है। ठीक है, मतलब हर यूनिवर्सिटी में है। मुद्दा ये है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है, कुल मिला के पढ़ना है। तो इनकम टैक्स, आयकर, आयकर का ये वो लेसन है ना, निवास स्थान तथा कर दायित्व, जो अगर एग्ज़ाम में ना आए तो बच्चे पास ना हो। ये सच्चाई है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ, आप इसको बहुत हल्के में पढ़ते हो। मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे किसी भी क्वेश्चन में गलती करवा सकता हूँ निवास स्थान तथा कर दायित्व का नियम लगाकर। मतलब ये पूरे इनकम टैक्स के लिए आत्मा होती है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पुट अप होना डेड श्योर है, मतलब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज की आपकी ये क्लास आपके लिए एग्ज़ाम में नंबर कमाने का मौका होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आज मैं जितनी बातें आपको बताऊं वो आपके दिमाग में भर जानी चाहिए। और दूसरी बात, उसका आप नोट्स ज़रूर बना के रखिएगा। तो पहले सुनिए, समझिए, फिर दोबारा आप इस क्लास को देख लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, पहले ये जानिए कि ये निवास स्थान होता क्या है और कर दायित्व होता क्या है। निवास स्थान तथा कर दायित्व, कुछ यहाँ पे गूढ़ बातें अब आपको इनकम टैक्स में मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम धीरे धीरे उनको समझते चलेंगे। मैं बार बार, इतनी बार आपको बताऊंगा कि आपके लिए वो एकदम फ्लो जैसा हो। जैसे आपको आपका नाम रटा हुआ है ना, वैसे मैं इनकम टैक्स आपको रटाऊंगा।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास रख के आए हैं इस क्षेत्र में, और आप अपने ऊपर विश्वास रख के आइए कि हाँ, आप काबिल जगह जुड़े हैं और आप काबिलियत तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। कोई भी व्यक्ति भारत में रहकर आय कमाता है या भारत के बाहर विदेश में भी आय प्राप्त कर सकता है, या दोनों जगहों पर आय प्राप्त कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति भारत में भी आय कमा सकता है, विदेश में भी आय कमा सकता है, भारत और विदेश दोनों में आय कमा सकता है। तो लेकिन उसकी कौन सी आय भारत में कर योग्य होगी, ये उसका निवास स्थान बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है क्या? हाँ, ज़रूर सुना होगा। बराक ओबामा का नाम सुना है? निश्चित ही सुना होगा। क्या इनकी आय इंडिया में टैक्सेबल होगी? क्या मोदी जी की आय अमेरिका में टैक्सेबल होगी? क्या तुम्हारी आय अमेरिका में टैक्सेबल होगी? ये सारी बातों के जवाब आपको इस लेसन में मिलेंगे। तो मैंने ये कहा, एक व्यक्ति भारत में कमा सकता है, विदेश में कमा सकता है, और वो दोनों जगहों पर कमा सकता है, लेकिन उसकी कौन सी आय इंडिया में टैक्सेबल है, इसके लिए हमें निवास स्थान तथा कर दायित्व का अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा करदाताओं का निवास स्थान, लेकिन ये तो बाद की बात है। तो पहले ये जानिए, क्या नागरिकता मायने रखती है? ध्यान देना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हूँ। निवास स्थान के लिए नागरिकता मायने नहीं रखती, अर्थात कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में निवासी हो सकता है, और अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वो भारत में अनिवासी हो सकता है। तो आप ये कतई अपने दिल से बात निकाल दीजिएगा कि हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम भारत में निवासी ही होंगे। ठीक, तो अर्थात निवासी होने के लिए नागरिकता मायने नहीं रखती, भारत में रहना मायने रखता है। तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अगर वो भारत में आके रहता है तो भारत में निवासी कहा जाएगा, रेजिडेंट कहा जाएगा। और अगर वो इंडिया में आके नहीं रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। ठीक है, विराट कोहली का नाम सुना है? भारत में रहता, मुंबई में, पहले दिल्ली में रहता था, शादी किया, मुंबई चला गया। ठीक है, अरे विदाई में नहीं गए, जानते रहिए। तो मुद्दा यह है कि अगर विराट कोहली साहब यहाँ से वहाँ चले गए, अब मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो मुंबई रहते हैं, है तो इंडिया ही ना, चाहे हम भारत के जिस कोने में रहें, मुद्दा यह है भारत में रहना। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में आके रहता है तो वो निवासी होगा। ठीक है, अब अगर यहीं ये शिफ्ट हो जाए कहीं दूसरी जगह, तो जैसे अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं क्या? हाँ जी, उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले रखी है, वो इंडियन नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में रहते हैं। तो भारत में रहने के आधार पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। याद रहे, भारत के वो निवासी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं। अगर वो इंडिया में ना रहते तो इंडिया के निवासी नहीं होते, लेकिन वोट यहाँ नहीं देते। ठीक है, नागरिकता केवल वोट के लिए होती है और निवासी स्थित आयकर के लिए होती है। ठीक है, तो नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, अगर वो भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास है, तो वो इस आधार पर निवासी नहीं हो सकता, उसे भारत में रहना होगा। तो नियम क्या बनता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, भारत में निवासी हो सकता है। केवल नागरिकता के आधार पर निवासी स्थित नहीं मिलती, बल्कि भारत में रहने के आधार पर निवासी स्थित बनती है। अगर वो भारतीय नागरिक है तो वो निवासी या अनिवासी हो सकता है, अगर वो विदेशी नागरिक है तो वह भी निवासी और अनिवासी हो सकता है। जैकलीन फर्नांडीज का नाम सुना है क्या? हाँ जी, सुना तो होगा ही। जैकलीन फर्नांडीज श्रीलंकन हैं, लेकिन वो भारत में आके रहती हैं, तो भारत में निवासी हुई। नागरिकता श्रीलंका की है लेकिन भारत में रहती हैं, तो भारत में निवासी होंगी। तो नागरिकता मायने नहीं रखती, भारत में रहना मायने रखता है। अदनान सामी का नाम सुना? पाकिस्तान के थे, लेकिन अब उन्होंने तो भारत की नागरिकता ले ली। सन टेट का नाम सुना है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उन्होंने अब भारत की नागरिकता ले ली, तो भारत में आके रहेंगे। ठीक है, तो भारत की नागरिकता होने का मतलब यह है कि आप इंडियन सिटीजनशिप में आ गए, ये वोटिंग राइट आपको मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ जाता है।
प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया इस पूरे टॉपिक में कि एक व्यक्ति भारत में रहकर आय प्राप्त कर सकता है और विदेश में भी आय कमा सकता है, दोनों जगहों पर आय प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंडिया में उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये उसका निवास स्थान बताएगा। अगर वो भारत में रहता है तो निवासी होगा, अगर वो भारत में नहीं रहता है तो अनिवासी होगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, सिटीजनशिप मायने नहीं रखती, नागरिकता मायने नहीं रखती। अगर आप भारत के नागरिक हो, इस बेस पर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम यहाँ के सिटीजन हैं तो यहाँ हम रेजिडेंट होंगे, तो गलत बात। अगर आप भारत में रहते हो तो रेजिडेंट होगे, चाहे सिटीजन हो या ना हो। कंफर्म? तो नागरिकता मायने नहीं रखती है, भारत में रहना मायने रखता है। चलिए ये जान लिया। निवासी के प्रकार क्या होंगे, टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। तो अगर आप आते हैं टाइप्स ऑफ रेजिडेंट, तो टाइप्स ऑफ रेजिडेंट में टाइप्स ऑफ रेजिडेंट, तो कोई भी व्यक्ति या तो वो निवासी होगा और या तो अनिवासी होगा, आइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो भारत में आके रहता है तो निवासी होगा, और अगर वो भारत में नहीं रहता है तो नॉन रेजिडेंट होगा। सिंपल। मतलब ये कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आके रहेगा तो निवासी, और अगर नहीं रहेगा तो अनिवासी। कंफर्म? चलिए मान लिया। लेकिन निवासी हुआ तो किस टाइप का, इसमें भी दो बातें टूट जाती हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब वो रेगुलर बेस पर इंडिया में आके रहता है, कैजुअली नहीं। रेगुलर बेस पर इंडिया में रहता है, इसके लिए भी कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को फुलफिल करता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। लेकिन बेसिक टर्म्स में आप ये जानिए कि अगर वो रेगुलर बेस पर इंडिया में रहता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, मतलब रह रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कभी अचानक आ गया। जैसे भी इस समय संजय दत्त जी गए हुए हैं दवाई कराने के लिए, तब अगर वो दवाई कराने के लिए गए हुए हैं, कहाँ, सऊदीया में गए हुए हैं या कहीं वहीं आसपास में गए हुए हैं, तो वो कैजुअली गए हैं, वहाँ रहने के लिए नहीं गए। कैजुअली जाने का मतलब क्या हुआ कि अभी गए हैं, कुछ दिन के लिए गए हैं। ठीक है, चलिए मान लिया। तो जब कोई कैजुअली ऐसा होता है तो वो नहीं। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, रेगुलरली। जैसे अक्षय कुमार पिछले कई वर्षों से इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले रखी है, लेकिन वो इंडिया में रेगुलरली रहते हैं, तो ऑर्डिनरी में आते होंगे। इधर आते हैं नॉन ऑर्डिनरी। नॉन ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि आप रहते तो हो लेकिन एकदम कैजुअली आते हो फिर चले जाते हो। वो टर्म्स ऐसा हुआ कि आप रेजिडेंट हो गए, लेकिन आप रेगुलर बेस पे नहीं रहते हो तो आप नॉन ऑर्डिनरी में आएंगे। तो टाइप्स ऑफ रेजिडेंट में यही होता है, या तो आप रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर आप भारत में आके रहते हो तो आप रेजिडेंट होंगे, और अगर भारत में आप नहीं रहते हो तो नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है। अब अगर आप भारत में रहते हो तो दो प्रकार के रेजिडेंट हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। तो अब हम विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान जानेंगे। विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान। तो विभिन्न करदाताओं में कौन कौन है? व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था और स्थानीय सत्ता। और हमें सबका निवास स्थान पढ़ना होगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति कैसे निवासी होता है, एक हिंदू अविभाजित परिवार कैसे निवासी होता है, फर्में कैसे निवासी होती हैं, और कंपनी कैसे रेजिडेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स में जानना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यक्ति का निवास स्थान। तो कुछ टॉपिक आपके लिए हम बनाना चाहेंगे। एक व्यक्ति का निवास स्थान, ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से समझाना पसंद करते हैं, और वादा हमारा है कि हम आपके लिए सबसे बेहतर हैं, ये सत्य कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हमसे पेड क्लास ज़रूर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, व्यक्ति का निवास स्थान, मैंने कहा ना विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें हम आज आपको पढ़ाते हैं व्यक्ति का निवास स्थान, कि एक व्यक्ति कैसे निवासी हो सकता है। व्यक्ति का निवास स्थान, व्यक्ति का निवास स्थान। ठीक है।
अब हम जो बातें आपको बताने चल रहे हैं वो बुक में मेंशन नहीं होगा, उस तरीके से मेंशन नहीं होगा, लेकिन आप उस तरीके से आप रचनात्मक तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का निवास स्थान, एक व्यक्ति के लिए या तो वो निवासी होगा, रेजिडेंट, इसे निवासी बोलते हैं, या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, अनिवासी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो वो निवासी होगा या तो अनिवासी होगा। लेकिन कैसे, इसके लिए हम क्या देखेंगे, टू बेस कंडीशन, दो आधारभूत शर्तें, टू बेस कंडीशन। ठीक है, दो आधारभूत शर्तें लिख देते हैं आपके लिए, दो आधारभूत शर्तें, दो आधारभूत शर्तें। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे दो आधारभूत शर्तें। अब दो आधारभूत शर्तों में से, ये रूल है इसलिए मैंने बीच में लिखा, ये कोई टाइप नहीं है, टाइप तो ये है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। दो आधारभूत शर्तें हम देखेंगे। अगर दो आधारभूत शर्तों में से किसी एक की पूर्ति करता है, अगर पहले की पूर्ति कर लिया तो दूसरी देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अगर पहले की पूर्ति नहीं किया तो हम दूसरी की ओर चलेंगे। किसी एक की पूर्ति करता है, दो आधारभूत शर्तों में से किसी एक की पूर्ति करता है, तो तुरंत उसे हम क्या कहेंगे, निवासी, रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन मान लीजिए दोनों की पूर्ति नहीं करता है तो, दोनों की पूर्ति नहीं करता है तो, दोनों की पूर्ति नहीं करता है तो, जब दोनों की पूर्ति नहीं करता है तो क्या बन जाएगा, अनिवासी। दोनों नियम समझ में आया। हमारे पास नियम क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का अगर निवास स्थान देखना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दो आधारभूत शर्तें। अगर उन दो आधारभूत शर्तों में से वो किसी एक की पूर्ति करता हो, तो जब किसी एक की वो पूर्ति कर देता है तो निवासी हो जाता है, और अगर वो दोनों की पूर्ति नहीं करता तो अनिवासी हो जाता है। मान लिया, लेकिन अगर वो निवासी हुआ तो निवासी होने के बाद क्या, अभी हम समझा देते हैं। निवासी होने के बाद क्या, या तो वो साधारण निवासी होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन ये कैसे, किस बेस पे बनता है, तो इसके लिए ये होता है कि श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें, क्या नियम है, श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें, टू एडिशनल कंडीशन ऑफ सीरीज ए। श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें, श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें। अगर श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें हैं, दोनों की पूर्ति करता हो, दोनों की पूर्ति करता हो, ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब अगर किसी एक या दोनों की पूर्ति ना करता हो, किसी एक या दोनों की पूर्ति ना करता हो, किसी एक या दोनों की पूर्ति ना करता हो, तो जब किसी एक या दोनों की पूर्ति ना करता हो तब उसे क्या कहेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। कंफर्म। और अगर दोनों की पूर्ति करता है तब उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। तो ये तो व्यक्ति के निवास स्थान के लिए वो विशेष बातें हैं, लेकिन अब इसमें शर्तें वगैरह कहाँ से आएंगी हम आपको सिखाते हैं, एक एक तरफ से आपको बताते हैं। ठीक है, आप शर्तें किताब में मेंशन है, हम एक तरफ से आपको बताते जाएंगे, आप पहले लर्न कर लीजिएगा और फिर आप उनके नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम, और ये लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, बहुत ही मस्ट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो चलिए हम आते हैं एक तरफ से। मैंने पहले ये कहा, जड़ से जान लीजिए, एक व्यक्ति भारत में आय कमाता है या विदेश में आय कमाता है, वो दोनों जगहों पर आय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी कमाई का कितना हिस्सा इंडिया में टैक्सेबल होगा ये उसका रेजिडेंट तय करेगा। मतलब ये उसकी निवासी स्थिति तय करती है कि उसकी कितनी आय इंडिया में टैक्सेबल होगी। मान लिया। फिर हमने ये जाना निवासी कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने ये भी बताया कि निवासी के लिए नागरिकता मायने नहीं रखती।
आप इंडिया के सिटीजन हो, इस बेस पर आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो सकते। आप फॉरेनर रेजिडेंट हो, आप फॉरेनर सिटीजन हो तो इंडिया में रेजिडेंट नहीं हो सकते, ये भी नहीं है। कोई भी कहीं का हो, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेशी हो, अगर वो इंडिया में आके रहता है तो रेजिडेंट होगा, और अगर वो इंडिया में नहीं रहता है तो नॉन रेजिडेंट होगा। मतलब इंडिया में रहना मायने रखता है, ना कि इंडिया की सिटीजनशिप। तो इंडिया में निवासी कितने प्रकार के होते हैं? दो, या तो निवासी होगा या तो अनिवासी होगा। अगर वो इंडिया में आके रहता है तो रेजिडेंट, और अगर इंडिया में नहीं रहता है तो नॉन रेजिडेंट। और अगर इंडिया में रेजिडेंट है तो दो तरीके का हो सकता है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो रेगुलर बेस पर इंडिया में रहता है, और एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो कभी कभार भारत में आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा दिन के लिए आते हैं कि रेजिडेंट हो गए लेकिन लगातार नहीं आते, तो वो नॉन ऑर्डिनरी में आते हैं। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया था। लेकिन एक व्यक्ति कैसे निवासी स्थिति में आएगा? तो सबसे पहले हम उसका स्टेटस तय करते हैं। क्यों? कारण स्टेटस से मतलब वो भौकाल से नहीं कि आपका स्टेटस कितना है, आप अमीरी गरीबी से स्टेटस मापते हो। यहाँ स्टेटस का मतलब ये है कि आप पहले ये दिखाइए कि वो व्यक्ति है या फर्म है या कंपनी या हिंदू अविभाजित परिवार, मतलब आप उनका पहले स्टेटस तय करते हो। जब आप उनका स्टेटस तय कर लोगे तो उसमें ये निकल के आता है कि सबके लिए अलग अलग रूल हैं। तो मान लीजिए हमने किसका निवासी स्थिति निकालना है? एक व्यक्ति का, हाँ, ऋतुल का, शिवा का, उमा का, सुरभि का, ऐसा ही अभिनव का, मतलब एक एक व्यक्ति का हमें निवासी स्थिति निकालना होगा। तो कैसे निवासी स्थिति निकालेंगे? हमें जब एक एक निवासी स्थिति निकालना हो तो कैसे? हाँ श्रेया, तुम्हारा भी। चलिए हम एक तरफ से आते हैं, एक एक की निवासी स्थिति कैसे निकाली जा सकती है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो, कोई एक, आपने पहले उस निर्धारित कर लिया कि किसी एक व्यक्ति की निवासी स्थिति निकालनी है। तो व्यक्ति की निवासी स्थिति के लिए आप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले दो आधारभूत शर्तें, दो आधारभूत शर्तें अभी आप पढ़ेंगे, टू बेस कंडीशन। उन दो आधारभूत शर्तों में से अगर किसी एक को पूरा कर दिया तो पहला अटेम्प्ट हमारा क्या होगा? पहली आधारभूत शर्त पूरी हो। अगर पहली आधारभूत शर्त पूरी हो गई तो दूसरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर पहली की पूर्ति नहीं हुई तो हम दूसरी की ओर प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब दो आधारभूत शर्तों में से कितनी पूरी हो जाए? कोई एक पूरी हो जाए। तो दो आधारभूत शर्तों में से ये रूल है टू बेस कंडीशन, किसी एक की पूर्ति कर दिया तो निवासी, और अगर दोनों की पूर्ति नहीं किया तो अनिवासी। मतलब ना तो पहली शर्त पूरी किया ना दूसरी शर्त पूरी किया। जब पहली और दूसरी दोनों नहीं पूरी किया तो उसे आप क्या कहेंगे? अनिवासी कहेंगे। ठीक है, अब अगर दोनों में से कोई एक पूरा कर दिया निवासी, तो फिर ये नहीं हो सकता, फिर तुरंत हम इस पे आ जाएंगे। निवासी होने के बाद फिर वो अनिवासी नहीं हो सकता। हाँ, वो साधारण निवासी हो सकता है या असाधारण निवासी हो सकता है। तो दो श्रेणियाँ की दो अतिरिक्त शर्तें आएंगी और दोनों की पूर्ति करेगा तब वो साधारण निवासी होगा। किसी एक की पूर्ति किया या दोनों की पूर्ति नहीं किया तो असाधारण निवासी होगा। कंफर्म? तो अब इतने तो आप जान गए कि श्रेणी, पहले दो आधारभूत शर्तें हैं, कोई एक पूरी करता है तो निवासी, दोनों पूरा नहीं करता है तो अनिवासी, और निवासी होने के बाद श्रेणी या की दो अतिरिक्त शर्तें हैं, अगर दोनों की पूर्ति करता है तो साधारण निवासी, नहीं तो असाधारण निवासी। जान गए आप? लेकिन वो दो आधारभूत शर्तें क्या हैं? पहली आधारभूत शर्त, शब्द पे ध्यान देना, पहली बेस कंडीशन क्या है? वह व्यक्ति कौन? जिसकी आप निवासी स्थिति निकालते हैं। मैंने किसकी निकालना चाहा? श्रेया की। तो श्रेया की निवासी स्थिति कैसे आप निकालिएगा? तो वह व्यक्ति गत वर्ष में, गत वर्ष आप जानते हैं प्रीवियस ईयर इस समय क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, गत वर्ष यही चल रहा है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये गत वर्ष है। ठीक, और कर निर्धारण वर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ठीक, ये प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर है। तो वह व्यक्ति कौन जिसकी निवासी स्थिति आप निकाल रहे हो? वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, तब पहली शर्त पूरी होती है। तो पहली शर्त क्या है? वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में
कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। जरा इस शर्त को तोड़ते हैं। किसके लिए? वह व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति के लिए आप निवासी स्थिति निकालने जा रहे हैं वह व्यक्ति गत वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में भारत की भौगोलिक सीमा में रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे जम्मू कश्मीर में रहे, चाहे बंगलौर में रहे, चाहे उड़ी में रहे, चाहे मसूरी में, मतलब यह है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप चाहे जहाँ रहते हो, आप भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर रहो, चाहे जहाँ रहो, तो वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर, अब ये कुल मिलाकर का मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति आता जाता रहता है, मतलब कुछ दिन वो भारत में रहता है, फिर कुछ दिन के लिए विदेश चला जाता है, फिर कुछ दिन के लिए भारत आता है, फिर कुछ दिन के लिए विदेश चला जाता है। आप विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए, जितने समय वो इंडिया में मैच खेल रहे होते हैं इंडिया में रहते हैं, फिर जितने समय के लिए विदेश में मैच खेल रहे होते हैं विदेश चले जाते हैं। जैसे अभी वो इस समय दुबई, सऊदीया या कह लीजिए शारजाह में है, तो उसके लिए उस समय क्या होगा? तो नियम क्या बना? अगर वह व्यक्ति मान लीजिए भारत में आता है, थोड़े समय के लिए भारत में रहता है, फिर विदेश में रहता है, फिर भारत में, फिर विदेश में, जैसे मैंने उदाहरण कहा, अभी विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए। अभी वो इस समय कहाँ है? इंडिया में थे, अब कहाँ है? विदेश चले गए हैं, सऊदीया, फिर कुछ दिन के बाद भारत आ जाएंगे, फिर विदेश जाएंगे। तो मतलब क्या है कि अगर वो आता जाता रहता है, कुछ समय भारत में रहता है, कुछ समय विदेश में रहता है, तो हम टोटल निकालेंगे। यहाँ रेगुलर नहीं कहा, टोटल कहा है। तो टोटल का मतलब क्या है कि कुल मिला के वो 182 दिन पूरा कर दे। ठीक है, तो पहली शर्त क्या बनती है? वह व्यक्ति गत वर्ष में, इतना समझ में आया? गत वर्ष मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो वह व्यक्ति जिसके लिए निवासी स्थिति हम निकालने जा रहे हैं, गत वर्ष में भारत में मतलब भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर, चाहे जहाँ, कुल मिला के कम से कम 182 दिन रहा हो। मन में एक बात उठ रही है, क्या? अगर आप कहीं जाते हो तो जिस दिन आप जाते हो, मान लो मिडिल में आप पहुंचते हो, तो 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, 4 बजे पहुंचे, और मान लीजिए आते हो तो रात में आते हो, तो कैसे इवैल्यूएट करोगे? तो यहाँ सीधा सा सिंपल सा फंडा कहा गया है, जिस दिन आप भारत से जाते हो उस दिन भी भारत में पूरा 1 दिन माना जाएगा, और जिस दिन आप भारत में आते हो उस दिन भारत में पूरा 1 दिन माना जाएगा। ठीक, तो मतलब ये सीधा और साफ है कि आप जिस दिन भारत से जाओगे ये माना जाएगा कि आप उस दिन भारत में थे, और जिस दिन भारत में आओगे, चाहे आप लास्ट मोमेंट में ही क्यों ना पहुंचो, ये माना, जैसे रात में 11:50 पे इंडिया में लैंड हो गए, तो दैट्स इट, उस दिन आप भारत में आ गए। 10 मिनट ही बचे हैं, लेकिन ये माना जाएगा कि उस दिन भारत में आप आ गए। ठीक है, तो वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, तो पहली शर्त पूरी हो गई। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे ये लगता है कि वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। टोटल कर लेंगे कि जब रहा इंडिया में जितने दिन रहा जोड़ते चले जाएंगे, और अंत में पूरा 182 होना चाहिए। 182 से कम ना हो, ज़्यादा हो चलेगा, मतलब कम से कम 182 होना चाहिए। और मान लीजिए 181 दिन ही है तो, या उससे और कम है, तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई। चिंता काहे करते हैं? 2 आधारभूत शर्तें हैं, तो पहली जब नहीं पूरी होती है तो हम दूसरी आधारभूत शर्त की ओर चलते हैं। दूसरी आधारभूत शर्त क्या है? पहली क्लियर हो गई ना, कि वह व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहा हो। चलिए लिख लेते हैं, वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। तो अगर 182 दिन रहा है तो पहली शर्त पूरा, अगर नहीं रहा तो पहली नहीं पूरा होगा। तो दूसरी क्या है? वह व्यक्ति वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, या उससे अधिक भारत में रहा हो।
क्लियर हुआ। तो दूसरी आधारभूत शर्त क्या है? मान लीजिए पहली शर्त ये थी कि गत वर्ष में 182 दिन ना पूरा कर पाए, कि वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। अब 182 नहीं पूरा हो पाया, कम रह गए, तो आप ये देखें कि वह व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहे। इस वर्ष 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 में कम से कम कितने दिन भारत में रहे? 60 दिन। और यही इतना नहीं, जब गत वर्ष में 60 दिन होगा तो फिर पीछे चले चलो, अब उसे 60 दिन हो बस, उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, तो पूर्व के 4 वर्ष कौन से होंगे? ये 19-20 है, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। तो वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम कितने दिन रहा हो? 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो अब इनमें से मान लीजिए किसी एक साल 0 रहा हो, किसी एक साल 0 रहा, इस साल 365 दिन पूरे साल रहा हो, तभी भी निवासी हो जाएगा। तो नियम ये कहता है, दूसरी शर्त क्या है कि वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम कितने दिन रहा हो? 60 दिन, और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में भारत में कितने दिन रहा हो? 365 दिन, तो भी उसे निवासी कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों आधारभूत शर्तें आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी? पहली, वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। अगर पहली पूरी हो गई तो दूसरी देखना नहीं बनता, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पहली नहीं पूरी हुई तो दूसरी की ओर चलते हैं। दूसरी शर्त क्या है? वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन, गत वर्ष में भारत में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। अच्छा एक बात और, मान लो यहाँ कम हो रहा हो, 265 हो रहा हो और यहाँ 160 हो रहा हो, तो क्या यहाँ 100 वाला जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ जोड़ दिया जाएगा? नहीं, दोनों जरूरी होना चाहिए। गत वर्ष में 60 पूरा हो, फिर उससे ज़्यादा है उससे हमसे मतलब नहीं है, और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 होना चाहिए। क्लियर कट कहा है, वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, अब उनमें से किसी एक वर्ष 0 रहा हो, 2 वर्ष 0 रहा, डजन मैटर, 4 वर्षों का मिला के 365 पूरा होना चाहिए। ठीक है, तभी वह निवासी कहा जाएगा, अन्यथा निवासी नहीं कहा जाएगा। मान लिया, 2 आधारभूत शर्तें हो गई। तो अगर पहली की पूर्ति हो गई तो दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पहली की पूर्ति नहीं हुई तो दूसरी देखेंगे। लेकिन क्षण भर के लिए ठहरिए, जो दूसरी शर्त है ये 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जब ये दूसरी शर्त नहीं देखी जाती। मतलब ये द्वितीय आधारभूत शर्त के अपवाद हैं। मतलब 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जब ये दूसरी शर्त नहीं देखी जाती, उस समय केवल कितनी शर्तें देखी जाती हैं? केवल 1। तो आप कह लीजिए द्वितीय आधारभूत शर्त के अपवाद। द्वितीय आधारभूत शर्त के अपवाद, द्वितीय आधारभूत शर्त के अपवाद। पहला अपवाद भारत से बाहर जाने का है। तो जब कोई भारतीय नागरिक रोजगार के लिए या समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में, समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में, भारत से बाहर जाए, तब, ठीक है ना, भारत से बाहर जाए तब अपवाद लागू होगा। और दूसरा अपवाद क्या होगा अभी सिखाते हैं, पहले पहला अपवाद समझ लीजिए। मैंने ये कहा कि पहली आधारभूत शर्त पूरी हो गई तो दूसरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर पहली आधारभूत शर्त नहीं पूरी हुई तो हम किधर चलेंगे? दूसरी की ओर। दूसरी आधारभूत शर्त हमने दिखा दिया, लेकिन दूसरी आधारभूत शर्त देखने के पहले 2 अपवाद हैं। अगर वो 2 अपवाद लागू हो गए तो फिर दूसरी आधारभूत शर्त नहीं देखी जाएगी। तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कहीं वो अपवाद तो नहीं हैं। अगर अपवाद हैं तो फिर दूसरी शर्त देखना बनता ही नहीं है, और अगर अपवाद नहीं है तो फिर भैया दूसरी शर्त देख सकते हैं। तो अपवाद क्या है? जब कोई भारतीय नागरिक, ध्यान देना, जब कोई भारतीय नागरिक यहाँ कहा गया है, मतलब वो जो भारत में वोट देने का अधिकार रखता है, यहीं पैदा हुआ हो। तो जब कोई भारतीय नागरिक
गत वर्ष में भारत से बाहर जाए, ध्यान देना, ये यहाँ था, अब यहाँ से वो विदेश जा रहा है। तो जब कोई भारतीय नागरिक, यहाँ कहा गया भारतीय नागरिक, भारत से बाहर, गत वर्ष में भारत से बाहर जाए नौकरी के लिए, रोजगार कहा है, या समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में। अब ध्यान देना, यहाँ रोजगार से अभिप्राय क्या है, वो किसी दूसरे के जरिए नौकरी करने के लिए जाए तो भी, खुद का बिजनेस करने के लिए वहाँ जाए तो भी, तो वह गत वर्ष में भारत से बाहर जाए, चाहे रोजगार के लिए और चाहे समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में। ये समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य का अभिप्राय क्या होता है, मेंबर ऑफ क्रू। अगर आप जैसे मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, समुद्री जहाज लेके जाते हैं, वो ट्रैवल नहीं करते, वो लेके जाते हैं, तो उस जगह पे आप मेंबर ऑफ क्रू होते हो, तो वहाँ भी आपके लिए कहा गया है। फिर आपके लिए दूसरी शर्त नहीं देखी जाएगी, केवल कौन सी शर्त देखी जाएगी, पहली शर्त। कौन सी? और अगर आप पढ़ाई के लिए गए हो तो तब नहीं, तब फिर आप दूसरी शर्त भी देख सकते हो। तो दूसरी शर्त का अपवाद कब है? जब आप भारत से बाहर जाइए तो, लेकिन किस लिए जाइए, चाहे आप रोजगार के लिए जाइए और चाहे समुद्री जहाज से बेड़े के सदस्य के रूप में जाइए, तभी आप अपवाद में आएंगे, अन्यथा आप अपवाद में नहीं आएंगे। तो नियम क्या बनता है? जब कोई भारतीय नागरिक गत वर्ष में रोजगार के लिए या समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में भारत से बाहर जाता है, तो उसके लिए 182 दिन पूरा करना आवश्यक है। उसके लिए 60 और 365 वाली शर्त लागू नहीं होती। कंफर्म? ये पहला अपवाद था। और मैंने अभी कहा, जब द्वितीय आधारभूत शर्त के अपवाद लागू हो जाएंगे, फिर दूसरी शर्त नहीं देखी जाती। दूसरा अपवाद क्या है? ये पहला अपवाद है भारत से जाने का, दूसरा अपवाद है भारत में आने का। कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आए, गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आए, ठीक है, तब उसके लिए अपवाद लागू होगा। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन, मतलब वो भारत की नागरिकता रखता है लेकिन हाल फिलहाल विदेश में शिफ्ट है, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होंगे, ठीक है। शिखर धवन की ही बात कर लीजिए, भारत की नागरिकता, रहते ऑस्ट्रेलिया में, भाई शादी वादी वहीं कर ली है। तो जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति किसे कहेंगे? जिसके माता पिता दादी दादा में से कोई एक अविभाजित भारत का रहा हो, ध्यान देना, अविभाजित भारत का रहा हो, मतलब उस भारत का जो बटा ना हो। जैसे ये कहा जाए कि 1947 में उनके दादा लाहौर में पैदा हुए थे, तो लाहौर 1947 में भारत में था, ठीक है, उसके बाद वो बटा है। तो जब ये कहा जाए कि 1945 में, 1946 में, तो आपको ये जानना होगा कि भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ, बांग्लादेश कब अलग हुआ, तो नहीं तो आप सन में फंसाए जा सकते हो, ठीक है। तो इतना डीप आपको जानना होगा। तो जब कभी कोई भारतीय नागरिक जो भारत की नागरिकता रखता है या भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति किसे कहेंगे? जिसके माता पिता दादी दादा में से कोई एक भारत का रहा हो, तो चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, अगर वो विदेश में रहता है और गत वर्ष में अब भारत भ्रमण पे आता है, भारत भ्रमण पे आने का मतलब घूमने के लिए आए थोड़े दिन रहले टहले और जाए। तो जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, ठीक है, मतलब वो भारत में नहीं रहता, पर्टिकुलर भारत में वो घूमने के लिए आता है। ध्यान देना, भ्रमण कहाँ है, तो भ्रमण का अभिप्राय क्या है? आए टहले चला जाए, ताजमहल देखे और निकल जाए। तो जब कोई व्यक्ति भारत में नहीं रहता, विदेश में रहता है, वो भारतीय नागरिक हो या भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जो विदेश में रहता हो, भारत भ्रमण पर आए, तो उसके लिए भी पहली शर्त पूरा होना आवश्यक है, उसके लिए दूसरी आधारभूत शर्त नहीं देखी जाती। कंफर्म? तो दूसरी आधारभूत शर्त के कितने अपवाद आपको मिल गए?
दो। तो अगर ये दो अपवाद लागू हुए, कौन सा? पहला, जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक रोजगार के लिए या समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में भारत से बाहर जाए, तो पहला अपवाद है। मतलब पहला अपवाद है भारत से जाने का, और दूसरा अपवाद है भारत में आने का। तो जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, अगर वो गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आए तो अपवाद लागू होगा। तो अगर ये दो अपवाद लागू हो गए तो दूसरी शर्त नहीं देखी जाएगी, फिर केवल कितनी शर्त देखी जाएगी? एक। और जब पहली शर्त पूरी करेंगे तो निवासी होंगे। तो पूरा क्लियर कट क्या बना? आप ऐसे बनाइएगा, पहली शर्त, दूसरी शर्त, पहला अपवाद, दूसरा अपवाद। तो आप ऐसे देखेंगे, पहली शर्त पूरी हो गई तो ठीक, नहीं पूरी हो गई तो पहले अपवाद चेक करेंगे। अगर अपवाद में आ गया तो दूसरी शर्त नहीं देखते, और अगर अपवाद में नहीं आया तो दूसरी शर्त देखते हैं। कन्फर्म? ऐसा नहीं पहली शर्त देख लिया दूसरी शर्त देख लिया। तो पहले शर्त देखेंगे, फिर अपवाद देखेंगे, और अपवाद नहीं लागू होता तब दूसरी शर्त देखेंगे। तो नियम क्या बना? दो आधारभूत शर्तें, दो आधारभूत शर्तों में से अगर किसी एक की पूर्ति कर दिया, कौन सी? वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। दूसरी, वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। तो दो में से कोई एक पूरी कर दे तो निवासी, और अगर दोनों की पूर्ति नहीं किया तो अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। मुद्दा यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। अगर रेजिडेंट हुआ तो कैसा रेजिडेंट होगा? तब यहाँ आती हैं श्रेणी या की दो अतिरिक्त शर्तें। कौन सी? पहली अतिरिक्त शर्त आप याद रख लीजिएगा, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। मतलब वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष दोनों आधारभूत शर्तों में से किसी एक को पूरा करे, तब उसे कहेंगे वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा है। फिर से जान लीजिए, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। ठीक है, जानते रहिए। श्रेणी या की दो अतिरिक्त शर्तें, श्रेणी या की दो अतिरिक्त शर्तें, श्रेणी या की दो अतिरिक्त शर्तें। दो अतिरिक्त शर्तें, ठीक है। कौन कौन सी? पहली, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष में से 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। भारत में निवासी के रूप में रहा हो, ये होती है पहली। दूसरी, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। या उससे अधिक भारत में रहा हो। ठीक, तो आइए एक तरफ से दोनों अतिरिक्त शर्तें जानते हैं। तो पहली अतिरिक्त शर्त, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। मतलब किसी भी 10 वर्ष से पूर्व, मतलब यहाँ जब गत वर्ष होता है 2019 2020, इसके पीछे के 10 साल बैक 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 चलते चलेंगे। तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष निवासी बन के रहा हो। अब निवासी होने के लिए यही 2 आधारभूत शर्तें, 2 आधार शर्तों में से किसी एक को पूरा करें। तो वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। दूसरा, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो अगर गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो और ये दोनों शर्तें पूरी हुई, दोनों कौन कौन सी? वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी बन के रहे,
तो गत वर्ष से पूर्व के जो 10 वर्ष होते हैं, किसी भी 10 वर्ष में कोई भी 2 वर्ष निवासी बन जाए, चाहे ये शर्त पूरी कर दे चाहे ये शर्त पूरी कर दे। ठीक, तो नियम यही बनता है, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष में 2 आधारभूत शर्तों में से कोई एक पूरा करे तो वो निवासी हुआ। दूसरा, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। और याद रखना, यहाँ आप ये सोचिए कि 2 वर्ष मतलब 1 वर्ष 365 दिन, 2 वर्ष मतलब 730 दिन, नहीं। यहाँ 2 वर्ष निवासी का मतलब होता है 182 हो गया तो भी, 60 और 365 हो गया तो भी। तो मैंने इसीलिए यहाँ कहा वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष भारत में निवासी बन के रहा हो, मतलब किसी भी 2 वर्ष वो 2 आधारभूत शर्तों में से कोई एक पूरा कर दे। और वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो जब ये दोनों श्रेणी या की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी होंगी तो वो साधारण निवासी होगा। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई एक पूरी हुई दूसरी नहीं पूरी हुई या दोनों नहीं पूरी हुई तो वो क्या होगा? असाधारण निवासी होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो ये तो था व्यक्ति का निवास स्थान कि एक व्यक्ति भारत में निवासी कैसे होगा। बहुत निवास प्रमाण पत्र बनवाए हो ना, तो निवासी होने की शर्तें जान लीजिए कि एक व्यक्ति भारत में निवासी होता कैसे है। ठीक है, तो ये व्यक्ति का निवास स्थान है। और एक व्यक्ति चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे जिस देश में पैसा कमाए, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? तो ये उसका निवास स्थान ही तय करेगा, जो आप आगे सीखेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।